स्वागत है आप लोगों का हिंदी पाठशाला चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास का जो दूसरा पाठ है कृष्णा सोबती जी का। हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कृष्णा सोबती जी ने एक बहुत प्रसिद्ध पाठ का ये लिखा है, ठीक है, जो है मियाँ नसीरुद्दीन जी, ठीक है, उनके बारे में एक बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कृष्णा सोबती जी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने क्या क्या साहित्यिक रचनाएं किया है और इनका क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य को आगे ले जाने में। क्योंकि कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब कहाँ हुई थी, इनका जन्म स्थान क्या है। इन सब बातों से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरे बेहतर ढंग से देखना है, एक एक चीज़ों को समझना है, एक एक चीज़ों को नोट करना है। जैसे हम हर एक बार कहते हैं कि आप ऐसे क्लास जब भी लिया करिए अपने पास कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि एक एक चीज़ों को आप नोट करो, उसको लिखो। क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग शायद थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट जितना लंबा होगा आपको इत्मीनान से देखना है, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो पूछा जाएगा, इस पार्ट से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो एक भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके विषय पे। तो सबसे पहले देखेंगे कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था कब, 1925 ईस्वी को, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था, 1925 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुई थी, 2019 को। क्योंकि इनका जो मृत्यु है, कृष्णा सोबती जी का जो मृत्यु है, वो आपको किताब में शायद नहीं मिल सकता है, ठीक, इसलिए परेशान नहीं होना है। इनका मृत्यु हुआ था 2019 को, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे चीज़ आपको बताए जाते हैं सब प्रासंगिक और ऑथेंटिक रहते हैं। इसमें किसी तरह की गलतियों की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है। हम लोग आगे बढ़ें। इनका जो जन्म स्थान हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ तो हुआ था, गुजरात के पश्चिम क्षेत्रीय प्रांत पंजाब में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ये जो पंजाब प्रांत है ना, पंजाब प्रांत, वो अभी कहाँ है, पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र प्रांत पंजाब में, जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। चलो हम लोग इसके बाद बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पे, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं पे आप लोगों को एक दो रचना, जितना हो सके रचनाओं का याद ख्याल रखें, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी उपन्यास में लिखा है जिंदगी नामा, दिलो दानिश ए लड़की, बादलों के घेरे में और समय सरगम। इनकी क्या है, ये उपन्यास है। उपन्यास इन्होंने लिखा है, इनका जो उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा है, दिलो दानिश, जिंदगी नामा ए लड़की, बादलों के घेरे में, समय सरगम। कहानी संग्रह में क्या क्या है, डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, क्या है, सूरजमुखी अंधेरे के। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। आगे में लिखा है शब्द चित्र संस्मरण में क्या लिखा है, हम सत शब्दों के आलोक में, ठीक है। ये सब इनकी क्या है, शब्द चित्र संस्मरण है। इनमें प्रमुख सम्मान को क्या क्या मिला, देखो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया था, और संघर्ष करने के कारण इनकी साहित्य रचना को देख करके इनको सरकार ने कुछ कुछ सम्मानित किया था। पहला क्या था, साहित्य अकादमी सम्मान। दूसरा क्या था, हिंदी साहित्य सलाहकार सम्मान। तीसरा क्या था, साहित्य अकादमी के मात्र सदस्यता सम्मान। ये सब इनकी क्या मिली थी, सम्मान मिली थी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके जो जीवन और साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वर्तमान साहित्य की रचना में कवयित्री कृष्णा सोबती अपने स्थान निम्नलिखित पहलू पर स्थान रखती है। इनके रचनाओं में विशेषकर प्रगतिवाद से नई कविता, नई समीक्षा या मार्क्सवाद विचारधारा के साथ साथ अस्तित्ववाद के सारे गुण इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। इनके कोई उपन्यास कहानियाँ में साहित्यिक जगत के पारंपरिक और दीर्घजीवी विचारों को समावेश करते हुए उनको उत्तम से उत्तम रूप देने का कार्य किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कृष्णा सोबती को प्रधानतः कवयित्री के
गणना में इनका स्थान भी देखने को मिलता है। इनका मानना है कि साहित्यिक रचनाओं में कम लिख कर विशिष्ट भावनाओं, विचारों को सरल, सहज और तर्कसंगत रूप में प्रासंगिकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम को ही विशिष्ट स्थान होनी चाहिए। इन्होंने हिंदी कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी प्रदान की है, साथ ही साथ संस्कृतनिष्ठ तस्मता, उर्दू का बाकपन और पंजाबी के जिंदादिली, ये सब इनके रचनाओं में उभर कर सामने आते हैं। तो ये था इनका जीवनी और साहित्यिक परिचय। अब हम लोग चलते हैं मियां नसरुद्दीन पाठ का सारांश, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मियां नसीरुद्दीन, ठीक है, मियां नसीरुद्दीन उन्होंने जो पाठ लिखा है वो क्या है? मियां नसीरुद्दीन। तो इनका जो पाठ का सारांश है, कम शब्दों में इसका जो मूलभूत विषय है उनको कैसे समझे, तो हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर आप वीडियो देखना अच्छा नहीं लगे आपको तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम लिख के दे रहे हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को बार बार कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करिए, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा भयंकर होता है। कुछ भी काम करिए, कुछ भी चीज़ को देखिए, पूरा देखा करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक, देखिए इसको आप करिएगा नोट, हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। ये जो मियां नसीरुद्दीन लिखा गया है ना, ये कहाँ से लिया गया है? हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें खानदानी नानाबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। क्या खींचा गया है? शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं, ठीक है, ये बात कहती है। आगे क्या कहते हैं? लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटियामल के गदोया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मालूम दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने से पता चला कि यह खानदानी नानाबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। ये दुकान किसकी है? मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाते हैं। कितने किस्म की रोटी बनाते हैं? आपको अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाते हैं। क्या कहते हैं? ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियाँ चारपाई पर बैठे, अच्छा कहाँ बैठे थे मियाँ जी? चारपाई पर बैठे क्या पी रहे थे? बीड़ी पी रहे थे। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती, वो माथे पर कारीगरी के तेवर थे। क्या थे? माथे पर कारीगरी की तेवर थे, ठीक है। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। जब लेखिका प्रश्न पूछना चाहिए किसको? आपके मियां नसीरुद्दीन जी को, तो उनकी आंखों में क्या था? अखबारों के ऊपर व्यंग था। वे अखबार बनाने वाले वो पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट है, वो अखबार पढ़ने वाले यहाँ पे लिखा है, हम थोड़ा सा देखते हैं फिर से। वे अखबार बनाने वाले वो पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते थे। इसका मतलब ये था कि जो मियाँ जी थे वो क्या कहते थे कि अखबार बनाने वाले भी और अखबार पढ़ने वाले भी दोनों क्या है? निठल्ले हैं, है ना।
ये बात तो आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। जब लेखिका पूछती है उनको कि मियाँ जी बताइए आप इतनी तरह की जो रोटियां बनाते हैं, कितने तरह की, 56 तरह की, तो ये रोटी आप जो बनाते हैं इनको कैसे बनाना आपने सीखा है। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका ख़ानदानी पेशा है। क्या है? ख़ानदानी पेशा है, मतलब इनके घर वालों से उन्होंने सीखा है। इसके वालिद मियाँ बरकत शाही ननवाई थे। कौन थे? इनके जो वालिद मियाँ थे, कौन? इनके पिताजी, वो क्या थे? मियाँ बरकत शाही ननवाई थे। और उनके दादा आला नानाबाई, दादाजी कौन थे? आला नानाबाई मियाँ। यहाँ पे लिखा है कल्लन है, कल्लन थे। कौन थे? कल्लन थे। उन्होंने ख़ानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। ठीक है, क्या कहते हैं? ये जो काम है ये किससे सीखा है? अपने पिताजी से सीखा है। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले आलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम बर्तन धोना, भट्टी बताना, भट्टी को ओछा देना आदि करके यह हुनर पाया है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मियाँ जी कहते हैं कि हम भी जो काम सीखे हैं ना, 56 तरह की रोटियाँ बनाना, इससे पहले हमको भी काफ़ी सारा काम करना पड़ता था। जैसे थाली बर्तन धोना, है ना, क्या करना कह रहा है कि जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना मतलब चूल्हा बनाना, भट्टी को ओंच देना मतलब चूल्हा में आग जलाना, उसको तपाते रहना, ये हुनर पाया है। मतलब देखोगे ना कि एक सामान्य सी बात होती है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई पहला काम शुरू करता है ना, शुरुआती दौर में उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको उतना तरीका नहीं होता काम करने के बाद, वो करते 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 एक दिन बहुत बड़े अच्छे कारीगर बन जाते। तो वैसे ही आपके मियाँ जी यहाँ पे कह रहे हैं, शुरुआती दौर में हम जब बच्चे थे तो हमको भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा था इस काम को करने के लिए, बट अभी स्थिति ठीक है और अभी हम धीरे धीरे हुनरबाज हो गए हैं। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। कहता है कि तालीम मतलब सीखना से भी सीखनी बड़ी बात होती है। मतलब अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं ना, तो हर दिन करते 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 हमें एक उनके बारे में एक नई बातें हर दिन जानने को मिलती है और हम एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस बाज बन जाते हैं, हमें अच्छा खासा काम करने का हुनर हो जाता है। खानदानी के नाम पर हुए गर्व से फूल उठते हैं। कौन? मियाँ जी कहते हैं कि जब भी हम खानदानी की बात करते हैं, यहाँ पे कवियत्री कह रही है कि जब हमने उनको पूछा कि आपने ये कहाँ से तालीम प्राप्त की, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि ये जो तालीम है, मतलब ये जो शिक्षा है, ये हमने अपने घर वालों से प्राप्त की है। और ये वो और साथ ही साथ वो कहते हैं कि वो अपनी प्रशंसा की जब बात सुन रहे थे तो उन्हें काफ़ी प्रसन्न हो रहा थे। देखिए क्या कहता है, खानदान के नाम पर हुए गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक बार बादशाह सलामत, ठीक है, इसको करिएगा, क्या है, बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आगे से न पके न पानी से बने। क्या कहता है? ऐसी चीज़ बनाओ जो आगे से न पके और पानी से, जो आग से न पके और पानी से न बने। ठीक है, ये कहता है ऐसी चीज़ हमको बना करके खिलाओ। कौन कहता है ये बात? बादशाह सलामत। ठीक है, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। यहाँ पे आप एक बात इसको करिएगा, खानदानी नानबाई जो है ना, कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह का यहाँ पर काम करते थे। जब लेखिका जानना चाहती कि आप जो ये कह रहे हो कि सलामत बादशाह के वहाँ पर काम करते थे, तो बताओ हुए उस टाइम के कौन थे बादशाह। इनके इस क्वेश्चंस पे जो है मियाँ जी भड़क उठते हैं। ठीक है, अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह के नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। कौन? मियाँ जी। तो क्या बताएंगे? वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में
खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम पर चिट्ठी पत्री भेजनी है। ठीक है, अंतिम में कहता है कि तुम बार बार उनका बादशाह का नाम क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम्हें उनको पत्र लिखना है क्या, कुछ चिट्ठी विट्ठी उनको भेजनी है क्या। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। यहाँ एक पात्र है बब्बन मियाँ जो उनको वहाँ पे काम करते हैं। मतलब देखोगे कि अब देखोगे ना कि होटल में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो वही एक बच्चे इनके यहाँ पे काम करते थे। उनका नाम क्या था, बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें मजदूरी देते हैं। जब इन बच्चों के बारे में पूछा कि जो बच्चे काम करते हैं आपके यहाँ पे, तो क्या आप इनको क्या देते हैं, बोलता कि इनको हम हर दिन के काम के बदले क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। लेखिका रोटियों की किस्म जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिया। जब उन्होंने लेखिका ने जब जो 56 तरह की जो रोटियां बनाते थे तो उनका जब नाम जानना चाहा, कौन, लेखिका, तो मियाँ जी ने फटाफट उन 56 तरह की रोटियों का नाम बना दिया या नाम गिनवा दिया। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होता है। फिर क्या बोलते हैं, जो तुनक कर बोल रहे कि तुनकी जो होती है, तुनकी एक खाने का ही सामग्री है, व्यंजन है, वो क्या कहते हैं, पापड़ से भी ज़्यादा महीन होता, मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, क्या होता है, पापड़ से भी ज़्यादा महीन होता है। फिर वे यादों में खो गए। उन्हें कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है। अब कद्र करने वाला अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। ठीक है, इस तरह से कहानियाँ हैं, है ना। इसमें आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो 3 पात्र हैं, एक है मियाँ नसरुद्दीन और एक कौन है इसके पहले जो बालक था, ठीक है, और ये लेखिका, ठीक है ना। 56 तरह की रोटियां बनाते थे इनको, और इनको जो हुनर है ये इनको हुनर अपने घर वालों से मिला था। ध्यान देने वाली बात है कि आपको हम जो इनका जो पाठ का सारांश लिखवाया है ना, इस पाठ का सारांश को आप बेहतर ढंग से नोट करिए, उसको समझिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी कुछ फ़ायदा हो रहा ना, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जो किसी और कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पहले वाला वीडियो हमने आप लोगों को डाल दिया है, नमक का दारोगा। अगर आपने नहीं देखा तो जा कर के देख लीजिएगा। धन्यवाद।